हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 42 वैकेंसी रिलीज की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसकी जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 5 मार्च 2022 है। तो ये जो वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहेगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका एक नोटिफिकेशन इन्होंने इंग्लिश में भी दिया हुआ है एंड हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन आया था ये इस डेट को आया था एंड ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। तो इसी में जो है तकनीकी सहायक में 9 है, आशुलिपिक में 2 है और जो अवर श्रेणी लिपिक में 3 है एंड जो टेक्नीशियन है उसमें 3 है। यानी कि उसमें इन्होंने दे रखे इलेक्ट्रिशियन में 1 है, प्लम्बर में 1 है एंड बढ़ाई में 1 है, वन रक्षक की 3 है एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है 16 पद के लिए आवेदन पत्र है जो इसमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। और यहाँ पे लिखे कि आपने जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड से करना है। और यहाँ पे लिखे कि ये जो पद है ये स्थानांतरित, मतलब जो भी इसमें कैंडिडेट होगा दिस पट्स कैरी, जो ये मतलब इन्होंने बताया कि ये पोस्ट है ये ऑल इंडिया ट्रांसफर लेबिलिटी है, मतलब कहीं पे भी उन्हें पोस्ट किया जा सकता है जहां पर भी जो इंस्टीट्यूट एंड सेंटर होंगे ICFRE के। देन यहाँ पे दे रखे कि एज रिलैक्सेशन रहेगी जो SC ST एंड OBC वालों को रहेगी, जो भी उनके टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। देन लिखा है कि नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST एंड OBC कैंडिडेट। अगर वो कैंडिडेट जो है वो अगर जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है SC ST एंड OBC वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, वही यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को जो फीस पे करनी है 500 उनकी रहेगी, नॉन रिफंडेबल फीस है जो उन्होंने फीस पे करनी है। ये उनकी एप्लीकेशन फीस है प्लस उनके 800 जो है प्रोसेसिंग फी के चार्जेस रहेंगे। इन्होंने जो अपनी फीस पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, यानी डेबिट कार्ड से या क्रेडिट से या नेट बैंकिंग से। इसके अलावा जो SC ST एंड दिव्यांगजन है यानी PWD कैंडिडेट है एंड एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट है, उन्हें जो उनकी एप्लीकेशन फीस जैसे यहाँ पे उन्होंने 500 थी वो उन्होंने पे नहीं करनी है, उन्होंने जस्ट जो पे करनी है इनकी 800 जो है प्रोसेसिंग फीस ही पे करनी है। लिखे कि कोई आपको जो फीस इन्होंने बताई है यहाँ पे जो मोड बताए हैं इन्हीं से ही पे करनी है, अदर मोड से नहीं करनी है, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट है। इसका लिखे कि अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जो भी फीस है सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड, जो भी उनकी प्रिस्क्राइब्ड फीस रहेगी वो उन्हें जमा करनी पड़ेगी, यानी उनकी अलग अलग रहेगी। इसके लिए यहाँ पे लिखे कि जो भी कैंडिडेट ने स्क्रीन इसमें हुए थे यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है वो एलिजिबल है रिटन एग्जामिनेशन के लिए। बाकी उन्होंने अपनी जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो उन्हें पे करनी है, अगर वो नहीं पे करेंगे तो उन्हें रिटन एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ने जो अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है वो यहाँ पे लिखा है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, वो यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह है जो इसके ऑनलाइन पोर्टल पे ही आएगी, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ से जाके डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 वेबसाइट्स दे रखी हैं। देन यहाँ पे इसका जो है हिंदी एंड इंग्लिश में साथ साथ दिया हुआ है कि कौन कौन सी है स्क्रीन नोटिफिकेशन जो इन्होंने बताया था कि कैंडिडेट को जो भी इसमें है हाउएवर दे आर अलाउड टू, उनकी जो प्रोसेसिंग फीस है वही इन्होंने दिया है कि उन्हें पे करनी है। देन यहाँ पे इसकी जो है दे रखी है कौन कौन सी वैकेंसीज है, उसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। देन यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है उसका ब्रेकेज दे रखे हैं। यहाँ पे उनकी एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन दे रखी है। फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2 की है, फील्ड लैब। इनका जो पे लेवल यहाँ पे दे रखा है पे लेवल 5 होगा। टोटल दे रखी है 9 वैकेंसीज है, इसमें जो 5 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 SC की है, 2 ST की है एंड 1 OBC नॉन क्रीमी लेयर की है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो यहाँ पे लिखे कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनकी इन साइंस विद उनका या तो बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। उनका जो है इन्होंने जो 4 बताए उनमें से एक उनका सब्जेक्ट होना चाहिए और उनकी जो ये बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है वैकेंसी जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है, इनका जो पे लेवल रहेगा 4 रहेगा। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है और जो 2 है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए इन्होंने मांगी किसी भी मान्यता प्राप्त 12वीं परीक्षा इन्होंने जो है 12th पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से भी संस्थान द्वारा। जो इसके अलावा उनके पास लिखा है कि 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उनकी जो स्टेनोग्राफी में उनकी स्पीड जो है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम स्पीड जो है। इसके अलावा लिखा है कि इंग्लिश एंड हिंदी में लिखा है जो भी है ऑन द बेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। टाइपिंग स्पीड जो उनकी है 5 की इंप्रेशन होनी चाहिए फॉर ईच वर्ड। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो दे रखी है लोअर डिवीजन क्लर्क की है, उसमें जो उनका पे स्केल रहेगा 2 रहेगा। टोटल 9 वैकेंसीज है, 4 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 2 यहाँ पे जो है SC कैटेगरी की है, 2 यहाँ पे ST कैटेगरी की है एंड 1 जो है यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर की है। इसके लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है 10th क्लास 12th मांगी हुई है, सॉरी
12th होनी चाहिए, किसी भी इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा लिखे कि उनकी जो मैनुअल टाइप राइटर रहता है उनमें जो उनकी इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड है उनकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और जो हिंदी में उनकी 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कंप्यूटर पे भी दे रखी है, उनकी जो इंग्लिश में स्पीड है टाइपिंग की वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यानी इनकी जो टाइप राइटर पे अलग दे रखी है और कंप्यूटर पे अलग दे रखी है, तो दोनों इसमें होनी चाहिए, यानी इनमें से एक होनी चाहिए, या तो ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने और दे रखा है। देन नेक्स्ट दे रखी है इनकी टेक्नीशियन की दे रखी है, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 2 का रहेगा। टोटल जो है यहाँ पे 3 वैकेंसीज दे रखी है। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी ब्रेकेज दे रखी है, जैसे इसमें इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसीज है, जो प्लम्बर है उसकी 1 एंड कारपेंटर की 1, और ये सारे जो एक एक है ये अनरिजर्व कैटेगरी की रहेगी। इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है कि मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस उनके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द रेलिवेंट ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में, प्लम्बर है तो इसका होना चाहिए, कारपेंटर है तो इसका होना चाहिए, यानी इनका जो भी रेलिवेंट फील्ड रहेगा। या फिर लिखा है कि सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ये इसके लिए चाहिए होगी। नेक्स्ट दे रखी है फॉरेस्ट गार्ड की है, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 2 का रहेगा। टोटल 3 वैकेंसीज है, तीनों जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है। इसमें जो उन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है 12th पास होनी चाहिए विद साइंस से, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होगा अपॉइंटी जो है विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट उन्हें करनी होगी फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। जब भी उन्हें मतलब सिलेक्ट हो जाए जो भी इसके अपॉइंट होगा उन्हें किसी भी यहाँ पे दिया रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो उनका प्रोबेशन पीरियड होगा वहाँ पे अपनी जो एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स जो है कंप्लीट करना होगा सक्सेसफुली। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा लेवल का 1 का रहेगा। देन यहाँ पे इसमें जो दे रखी है 16 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि जो 1 पोस्ट है वो रिजर्व है दिव्यांग यानी हैंडीकैप वालों के लिए, और जो इसमें PW वो भी इसी में इंक्लूड है, यानी 9 जो रहेगी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 जो इसमें दे रखी है वो SC की है, 1 ST की है, एंड यहाँ पे जो 4 दे रखी है वो आपकी रहेगी OBC नॉन क्रीमिलियर में, और जो ये 1 है यहाँ पे अंदर के दिव्यांग की है। इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है 10th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या स्कूल से होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से है मतलब इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखे एब्रीविएशन दे रखे SC वाले शेड्यूल कास्ट, देन OBC नॉन क्रीमिलियर वाले, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमिलियर, एंड यहाँ पे अनरिजर्व का रहेगा। कौन कौन सी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है। धन लिखे कि आफ्टर क्वालिफाइड रिटर्न एग्जामिनेशन फिजिकल, आज जैसे कि इन्होंने बताया कि रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करके अगर आप उससे क्वालिफाई करते हैं तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो होगा, और वो मैंडेटरी यानी जरूरी है। 1 पोस्ट इज जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में बताई है उन्हें, 1 पोस्ट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो उसमें एक पोस्ट है वो PWD कैटेगरी वालों के लिए जो है उसमें रिजर्व है। यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि ऑर्थोपेडोलॉजिकल के लिए है, पेडिकली के लिए। देन हैंडीकैप कैटेगरी आउट ऑफ 16 ऑन मेरिट बेसिस पे रहेगी, फ्रॉम अनरिजर्व या रिजर्व कैटेगरी में रहेगी। देन यहाँ पे दे रखे कि अगर कोई कैंडिडेट है EWS कैटेगरी में करना चाहता है उन्हें अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होगा वो प्रोवाइड करवाना होगा। देन यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ डिसक्वालीफाइड डिग्री एंड कैरीज अ ग्रेड एवरेज, जो भी उनका परसेंटेज वगैरह उन्हें अपना वहाँ पे अपना उनके पास एक ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट दे रखे है कि जो भी डायरेक्टर है TFRI का उनके पास राइट है वो चाहें तो ये वैकेंसीज को है इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं। और कैंडिडेट ने यहाँ पे लिखे कि अप्लाई करने का क्या मोड है, लिखे कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जो भी इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लेना, और कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से ही करना है। इसका जो रेलिवेंट लिंक विल बी अवेलेबल वो हो जाएगा 7 फरवरी से इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, और इसका जो लिंक वो मतलब कब तक ओपन रहेगा 7 मार्च 2022 तक, यानी इस तक जो है इसकी नोटिफिकेशन जो है ओपन रहेगा, आप तब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है, इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग है वो 7 फरवरी से शुरू हो चुकी है, और जो लास्ट डेट रहेगी 5 मार्च 2022 12 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में एक बात करेंगे तो कैंडिडेट की जो एज लिमिट दी है कि जो एज वगैरह उनकी काउंट की जाएगी वो 5 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी। देन यहाँ पे दे रखे कि हर पोस्ट के लिए इन्होंने अलग अलग दे रखी कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखे उसमें जो मिनिमम एज है 21 ईयर है, और जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर्स तक की रहेगी। लगे कि देयर इज नो एज लिमिट, जो कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ ICFRE फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के लिए उन्हें कोई भी एज लिमिट नहीं है जो यहाँ पे वर्किंग है।
नेक्स्ट यहाँ पे दे रखी है स्टेनोग्राफर ग्रेड थी कि इनके जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 27 ईयर होनी चाहिए। इसके लिए लिखे कि एज रिलैक्सेशन 5 ईयर की रहेगी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपर एज रिलैक्सेशन दी गई है जो कैंडिडेट SC ST OBC एंड PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखना जिन जिन के जिस जिस पोस्ट में जिस जिस कैटेगरी में दी गई है जस्ट उन्हीं में ही है और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी ये एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है तब तक काउंट की जाएगी। देन नेक्स्ट दे रखी है टेक्नीशियन की, इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो एज है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि रिलैक्सेशन रहेगी कैंडिडेट की कि जो भी SC ST वाले हैं उनको रहेगी अगर वो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि PWD मानने वालों के लिए 10 ईयर्स की है, अगर वो यहाँ पे OBC में आते हैं तो 13 की हो जाएगी, अगर वो SC ST में आते हैं तो 15 साल की हो जाएगी। देन यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इन्होंने सेम दे रखी है 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्होंने मतलब एक ही में ही दे रखी है क्या क्या रिलैक्सेशन रहेगी। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखे मल्टीटास्किंग स्टाफ में 18 से 27 साल के कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो सारी ये दे रखी है इसी में रिलैक्सेशन है कि किन किन कैंडिडेट को किन किन में मिलेगी कि हाँ SC ST वालों को मिलेगी, जो इसमें वर्किंग है वो उनको मिलेगी, एज रिलैक्सेशन फॉर डिपार्टमेंटल वालों को मिलेगी एंड उनकी कैटेगरी वाइज मिलेगी। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक को मिलेगी। नो रिलैक्सेशन अगर लिखा है कि जो कैंडिडेट SC ST एंड OBC के हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो लिखे कि OBC कैंडिडेट हुआ जिनकी जो कास्ट जो भी होगी अगर वो सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड नहीं है ऑन द नेशनल में हुआ नोट कवर्ड इन था तो उनको वो जनरल कैटेगरी में ही उन्हें जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फीस बता रखी है जो कैंडिडेट को अप्लाई करना है उनको जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो नॉन रिफंडेबल है। उसमें जो उनकी एप्लीकेशन फीस है वो 500 है और जो उनकी प्रोसेसिंग फीस है वो 800 है, यानी टोटल उन्हें जो है 1300 यहाँ पे करने हैं। और जो कैंडिडेट ये पे करने हैं जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी वालों को थ्रू ऑनलाइन मोड से करनी है। इसके अलावा जो SC ST वुमेन एंड PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस मैन है उन्हें जस्ट प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, उन्हें एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। ये जो उन्हें फीस पे करनी है यहाँ पे इन्होंने जो लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन मोड से करनी है, किसी अदर मोड से नहीं करनी है। इसके अलावा लिखे कि कैंडिडेट अगर कोई भी जिन्होंने अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने चाहते हैं तो उन्हें अपनी एप्लीकेशन फीस अलग से मतलब करनी होगी हर एक पोस्ट के लिए। नो अदर मोड, कोई अदर मोड नहीं है आपका फीस पे करने का। अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया तो उसे किसी भी सर्कमस्टांसिस में लिखा है कि वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अनरिजर्व कैटेगरी EWS एंड अदर बैकवर्ड क्लास को जो फीस पे करनी है 1300 है। यहाँ पे शेड्यूल SC ST दिव्यांग एंड वुमेन एंड एक्स सर्विस मैन को 800 करनी है। इसके अलावा जो स्क्रीन इन नोटिफिकेशन जैसे उन्होंने बताया था कि रिटर्न एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने करना है तो उन्हें प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। जिन्होंने इसमें किया हुआ अप्लाई तो उन्हें 800 फीस पे करनी है, अगर वो नहीं करते तो उन्हें रिटर्न एग्जामिनेशन में नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे दे रखे सेंटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन के कैंडिडेट उन्हें जो एडवाइस दी जाती है कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते जाएं। वहीं पे जो उनका एग्जामिनेशन सेंटर का नेम है, डेट एंड टाइमिंग वहीं पे ही वहाँ पे उन्हें बताया जाएगा। कैंडिडेट को अपने अरेंजमेंट करने होंगे जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए आएंगे, उनके ट्रैवल का एंड स्टे का। लिखे कि जो भी डायरेक्टर है TFRI जबलपुर उनके पास राइट अगर वो चाहें तो एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं बिना किसी रीजन के। देन यहाँ पे दे रखे हैं कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। देन नेक्स्ट आपका जो है टाइपिंग टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा जो स्टेनोग्राफर के लिए एंड लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए होगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो जो यहाँ पे इन्होंने टेक्नीशियन बताए थे उनके लिए होगा। और जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे उनका जो 1:5 होगा उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। यानी उनका जैसे जैसे उनकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर का जो होगा, स्किल टेस्ट एंड जो भी इनका पढ़ाता है, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो फॉरेस्ट गार्ड है उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और जो यहाँ पे टेक्नीशियन है उनका जो भी ट्रेड टेस्ट है वो होगा। और जो रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन्हें सेकंड उसमें बुलाया जाएगा। वो इन्होंने लिखा है कि इनका 1:5 होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन लिखा है कि जो भी इन्होंने पोस्ट बताई है सभी का सेम डेट पे भी हो सकता है और डिफरेंट डेट पे भी हो सकता है। वो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और थ्रू MP ऑनलाइन के होगा। क्वेश्चन पेपर जो उनका हिंदी एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में होगा, जिसमें जो टोटल है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि टेक्निकल असिस्टेंट का दे रखे है कि कितना रहेगा। MCQ पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे की उनकी टाइमिंग रहेगी। और लिखा है कि
यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का लिखा है, मल्टीपल चॉइस ही होगा सबके, जैसे इन्होंने दिया हुआ है 100 क्वेश्चन ही होंगे, 100 ही होंगे, सभी के लिए इन्होंने सेम दिया हुआ है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग दे रखी है, जस्ट टेक्नीशियन की दे रखी है कि 3 आवर्स की है, और यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की दे रखी है 3 आवर्स की, बाकी सबकी 2 आवर्स की है। और लिखा है कि जो भी क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क्स का होगा। देन लिखा है विल बी अगर 1 मार्क्स, जबकि लिखित परीक्षा अगर आप कोई गलत आंसर देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपका 1/3 मार्क्स जो है काट दिया जाएगा अगर आप कहीं पे भी गलत आंसर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, कितने कितने चाहिए होंगे। जो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व की एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनके 50% चाहिए होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। जो ऑब्वियसली नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उन्हें 45 चाहिए होंगे, और जो रेस्ट हैं यानी SC ST एंड PWD एंड एक्स सर्विस मैन है उन्हें 40% चाहिए होंगे। यहाँ पे डेट और एग्जामिनेशन जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, बाद में सूचित कर दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, आपको वहीं पे रेगुलरली विजिट करते रहना है। कैंडिडेट क्वालिफाई जो रिटन एग्जामिनेशन में हो जाएंगे उन्हें यहाँ पे जो जो उनका नेक्स्ट में दे रखा था कि स्टेनोग्राफर का, लोअर डिवीजन क्लर्क का एंड फॉरेस्ट का एंड टेक्नीशियन का, उन्हें जो है उनके टेस्ट का जो भी उनके अकॉर्डिंग रहेगा, स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट है, उन्हें 1:5 में बुलाया जाएगा। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया था कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का क्या क्या होगा, उनकी जो स्टेनोग्राफी में उनकी जो स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में। टाइपिंग स्पीड उनकी जो है 5 कीप इंप्रेशन होनी चाहिए फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर में। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए उन्होंने दे रखा था कि उनकी जो मैनुअल टाइपराइटर पे जो इंग्लिश में स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जो हिंदी में है वो 25 होनी चाहिए। या फिर कंप्यूटर पर जो उनकी टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए दे रखे हैं कि उनका फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखा है, मेल कैंडिडेट के लिए ये रहा, फीमेल के लिए ये रहा। मेल के लिए दे रखे है कि उनकी जो वॉक करनी होगी 25 किलोमीटर की 4 घंटे में करनी होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 14 किलोमीटर की 4 घंटे में करनी होगी। हाइट दे रखी है इसमें, जो कैंडिडेट की हाइट है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो वुमेन की है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम हाइट है। देन यहाँ पे चेस्ट एक्सपेंडेशन दे रखी है 84 एक्सपेंड करके एंड 79 विदाउट एक्सपेंशन है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 74 एंड 79 उनकी एक्सपेंड करके है। देन लिखा है कि जो भी इन्होंने, जैसे इन्होंने पहले ही बताया था कि जो फॉरेस्ट उसके लिए अप्लाई कर रहा है गार्ड के लिए, उनको जो भी उनके जो प्रोवेशन पीरियड के दौरान है अपना फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ये इनका मैंडेटरी है। और नेक्स्ट उनका जो है टेक्नीशियन होगा, उनका ट्रेड टेस्ट होगा जो भी उनकी एज पर रेलिवेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग रहेगा। देन यही दिया है कि रिटन एग्जामिनेशन को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट को जो उनमें इन्होंने क्वालिफाई बताए हैं उन्हें नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। देन नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि जब भी उन्हें अपने स्किल टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा, उन्हें अपने ओरिजिनल जो भी उनके डॉक्यूमेंट है वो लेके आने होंगे, प्लस उनकी फोटोकॉपीज लेके आने होंगी, यानी कौन कौन से एज प्रूफ, कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो अगर उन्होंने कोई कैटेगरी भरी है उसका रहेगा। देन लिखे कि यहाँ पे उन्होंने टाई दे रखे कि किसको है, किस किस को प्रेफरेंसेस दी जाएगी, वहाँ पे आपने देख लेना। अदर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उन्होंने कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। अगर किस ऐसा कुछ भी इशू आता है तो लिखे कि कुछ भी आपको गलत वगैरह लगता है, कोई भी ऐसा विसंगति पाए जाने पर जो इंग्लिश है उसको मतलब उसे जो है अंतिम एंड सही माना जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में, यानी PWD वाले अगर वो चाहते हैं स्क्राइब का यूज़ करना, उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा। देन आपको जो है आंसर शीट जो भी आप है आंसर स्क्रिप्ट को ना ही आप रिवोल्यूशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लिखा है कि जब भी कैंडिडेट को अपना रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा उन्हें अपना एक फोटो ID कार्ड यानी लेके आना होगा, या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक जिसपे उनकी फोटो, यही होता है फोटो आई कार्ड होता है जिसपे उनकी फोटो, वो लेके आना होगा। देन यहाँ पे लिखे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना ही कोई मोबाइल यूज़ करना है, ना ही अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गजट यूज़ करना है। अगर कोई भी पाया गया तो उन्हें उनका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेचर को लिखता है कि कहीं पे भी उसने गलत ऐसा कुछ नहीं यूज़ करना है। जहाँ पे भी होगा, अगर कैंडिडेट ने अपना EWS कैटेगरी भरी है तो उन्हें अपना EWS सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, इनकम एंड सेट सर्टिफिकेट रहता है। देन अगर कैंडिडेट कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट या PSC या ऑटोनोमस बॉडी अंडरटेक में, तो उन्हें अपना जब भी बुलाया जाएगा उन्हें फाइनल सिलेक्शन के समय तो उन्हें अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखेगी कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट को विल बी पोस्टेड एट TFRI जबलपुर या उसके किसी भी उसमें मतलब जो है उन्हें पोस्टेड किया जा सकता है। जैसे इन्होंने पहले बताया था कि ये ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, यानी उन्हें कहीं पे भी किया जा सकता है। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं केवल इंडियन सिटीजन ही कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड पे करना है।
हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, यहाँ पे लिखे कि उससे आवेदन पत्र पर नहीं भेजनी है। इसके अलावा लिखे कि कैंडिडेट को अगर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सिलेक्शन होगी है, उनका जो भी होगा पूरे प्रोसीजर के दौरान होगा। देन वही इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि हाँ कैंडिडेट ने इसका अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी जो फीस वगैरह है वो सेपरेट से भरनी होगी। दी पोस्ट आर टेम्परेरी, बट ये जो पोस्ट है टेम्परेरी है, बट इसकी ज़्यादा चांस है कंटिन्यू हो जाए कि हाँ ये परमानेंट हो जाएंगी। देन यहाँ पे दे रखे है कि कैंडिडेट उनके जो डायरेक्टर है उनके पास राइट है कि हाँ किस एडवर्टीजमेंट पोस्ट को बिना किसी रीज़न के वो मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे यही सब कुछ है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है 5 मार्च 2022 है। देन यहाँ पे दिए कैंडिडेट अगर रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं उन्हें अपना सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। यहाँ पे इन्होंने विवाह के लिए दे रखे कि हाँ यही सब कुछ है, आपने यहाँ से देख लेना है। आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड से ही करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस किस कैंडिडेट के लिए क्या क्या रहेगी, क्या क्या उनकी फीस है, आपने अच्छे से भर देना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।